कैसे हैं? आइए फिर से हम एक घना पे वीडियो बनाए हैं आपको आपकी आसानी के लिए। एग्जाम में जो कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इतना कर लीजिएगा तो हमारे समझ से इससे आ ही जाएगा और ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ कि चलिए, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा और इसका व्याकरण पक्ष भी होगा। और इस वीडियो में घनानंद का सब पहले भी मैं एक वीडियो बना कर दे चुकी हूँ जीवनी भावार्थ से संबंधित, और ये अब उसका हो गया आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्नोत्तर और व्याकरण से जो इसमें दिया हुआ है वो सब आज मैं इस चैप्टर को क्लोज करूंगी। आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास ज्यादातर कीजिएगा। एक दो बार लिख लीजिएगा ना तो लिखी हुई बातें स्मरण पटल पे अवतरित हो जाती है अच्छे तरह से। ठीक है। घनानंद घनानंद किस काल के कवि थे? देखिए तो किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, किस काल के कवि थे? ये रीति काल के कवि थे। ठीक है, रीति काल के कवि थे। हम थोड़ा फास्टली भाग रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन आंसर कराना है। सुजान सागर किसकी कृति है? नेचुरली है घनानंद की। किसे प्रेम के पीर कहा गया है? घनानंद को प्रेम के पीर, सिरमौर कवि आदि इन सब बातों से साहित्यकार इनको अलंकृत किए हैं। लाक्षणी मूर्तिमत्ता का प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? तो घनानंद है। ये जो है ये वीवीआई क्वेश्चन में इनको रखिएगा। ठीक है। इसको लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? तो घनानंद। रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है? रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर सिरमौर कवि किन्हें कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। ठीक है। और घनानंद किस भाषा के कवि थे? अवधी, भोजपुरी, गुजराती, किस भाषा के थे? ब्रज भाषा के थे। ठीक है, बी में लगाइएगा। घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान से। सुजान नामक नर्तकी से। घनानंद का जन्म कब हुआ था? देखिए तो घनानंद का जन्म 1689 दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है 1689। अरे वाह, इसमें तो उत्तर भी दिया हुआ है। घनानंद मुगल बादशाह के रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? मुंशी जी का। ठीक है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? बादल। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? सुजान के आंगन में। अ, अ, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? ये किसका कथन है? जल्दी बताइए आप लोग। धनानंद जी का कथन है। अब मैं आंसर आप लोग को नहीं देखने दूंगी, खुद भी बनाना पड़ेगा। सॉरी। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? वैराग्य, सुधा, सुजान सागर, इनमें से सभी। कोशिश कीजिए। सुजान सागर है ना। धनानंद ग्रंथावली के संपादन विश्वनाथ मिश्र ने किया। मतलब ये देखिए भी है क्वेश्चन में, इसको रखिएगा कि इनका जितना भी ग्रंथावली था उसका संपादन विश्वनाथ मिश्र ने किए हैं। घनानंद की कृति का आधार ए, सही उत्तर सी, ए और बी। ठीक है। सी सुजान रहित, सुजान हित और घनानंद कवित, और इनमें से कोई नहीं। सी, ए और बी। वीवीआई में रखिएगा इस क्वेश्चन को, ए और बी। मो असवन ले बरसो में किसकी बात कही गई है? प्रेम वेदना है ही, विरह वेदना दोनों ही है। ठीक है। ए और बी। देखिए इतना ट्विस्ट देकर के इस क्वेश्चंस को दिया गया है। ये इस तरह से क्वेश्चन जब पूछते हैं तो बच्चे क्लास में एग्जाम हॉल में थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन देखिएगा सी दिया गया है कि सी में दिया गया है कि ए और बी दोनों है, प्रेम वेदना और विरह। ठीक है, डी हटा करके दोनों ही इनकी कविताओं में है। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होगा? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल। कैसा होता है? अति सुधो स्नेहु कुमारक। कौन प्रेम कर सकते हैं?
जो निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, बी हो जाएगा। लगाते चलिए। नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण कब किया? 1739। उसी समय उनकी मृत्यु भी हो गई, मार दिया था 1739 में। घनानंद की मृत्यु हो गई थी। घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिमुक्त धारा के कवि है। 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा कौन मारा गया? घनानंद। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है कि प्रेम मार का, देखिए वीवीआई क्वेश्चन में 23 नंबर को रखिएगा, प्रवीण और धीर प्रतीक जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। किसके लिए कहा गया है? घनानंद। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसको नोट कर लीजिएगा वीवीआई में। घनानंद की रचना है नहीं, रचना नहीं है, सॉरी, देखिए यहाँ ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में, रचना है और रचना नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि घनानंद की रचना नहीं है। सुजान सागर, सुजान रचना खान, ये नहीं है। अब हम आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी बता ही दिए थे। घनानंद की रचना को याद रखने के लिए कैसे याद रखना है, तो सुबीर, सुबीर याद रखिए। घनानंद की रचना सुजान रस खान और विरह लीला और रसकेली वल्ली, ठीक है, इस तरह से याद रख लेंगे। घनानंद के डैश सवैया पाठ पुस्तक है 2। पाठ्य पुस्तक में घनानंद के दिए गए सवैये उसकी किस पुस्तक से उद्धृत है? घनानंद कवित से, ठीक है। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। अति सुदोषनेव को मार्ग में नेकु से आना बांकने, ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की है। दैट्स। बाघ का अर्थ होता है टेढ़ापन। घनानंद को किसके आंगन में बरसने की विनती करते हैं? घनानंद बादल को किसके आंगन में बरसने की विनती करते हैं? सुजान के आंगन में। घनानंद जीवनदायक किसे कहते हैं? बादल को, ठीक है। घनानंद बादल को क्या लेकर बरसने के लिए कहते हैं? आंसू, ठीक है। आंसू, अपना आंसू ले मुंह असवन ले बरसो, ठीक है। देखिए, तो यहाँ आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहा है? इस मार्ग की क्या विशेषता है? लिखने का तरीका, सबसे पहले अपने नोटबुक को खोलिए, प्रश्न को लिखिए। प्रश्न को लिखने के बाद हो सके तो बीच में एक लाइन छोड़िए, या नहीं तो फिर इस प्रश्न का जब जवाब दीजिएगा तो दूसरा प्रश्न जब हम लिखते हैं, जब ये दूसरा प्रश्न लिखेंगे हम, तो पहले प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद 2 लाइन या 1 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए, प्रश्न लिखिए कि कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहा है? इस मार्ग की क्या विशेषता है? आंसर बता रहे हैं, लिखिए। कभी प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताए हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पथ पर अग्रसर के लिए अत्यधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता है और न ही किसी बुद्धि बल का प्रयोग करना पड़ता है। भक्त की भावना प्रधान होती है और प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में सर्वस्व देने की भावना होती है, लेने की अपेक्षा नहीं होती है। यह मार्ग टेढ़ापन से मुक्त है और प्रेम में प्रेमी बेहिचक निसंकोच भाव से, सरलता से, सहजता के साथ अपने प्रियतम के पास पहुंच जाता है। मन लेहू पे देहू छटाकनी, क्वेश्चन नंबर 2। इतना लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, बीच में गैप देंगे 2 लाइन का। और जैसे मैं फिर एक बार आपको बताती हूँ प्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है। ये लिखिए, फर्स्ट प्रश्न लिखे, उसका उत्तर इतना दूर में हुआ, इतना दूर में उत्तर हुआ, तो इस बीच में फिर थोड़ा सा 2 लाइन गैप करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर लिखेंगे और फिर हम थोड़ा सा 2 लाइन का गैप लेंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं में कवि का क्या अभिप्राय है? तो मन लेहू छटाक में का अर्थ है कि प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व निछावर करके अपने को धन मानते हैं, अपना संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया है। प्रेम के बदले लेने की आशा बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रेम करने वाले अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और प्रेम जो करते हैं वो मन ले लेते हैं और देते छटाक नहीं, अपना कन भी नहीं देते हैं, ठीक है। माप तौल का सौदा इसमें नहीं होता है, इसमें समर्पण की भावना
होती है, प्रेम में समर्पित देने की भावना होती है। ठीक है, द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? प्रश्न नंबर 3, द्वितीय छंद बादल को संबोधित है और इसमें मेघ की बात कही गई है। मेघ मेघ से, बादल से घनानंद अपने विरह वेदना कह रहे हैं। विरह वेदना की अभिव्यक्ति करते हुए मेघ बादल को कहते हैं, मेघ को कहते हैं कि मेरे अश्रुधारा को लेकर के आप सुजान के आंगन में बरसाओ। मेरी अपनी प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा के माध्यम से प्रेम को प्रकट करते हैं घनानंद जी। इसमें निश्चलता एवं स्वार्थहीनता होता है। बादल भी उदारतावश दूसरों के परोपकार के लिए अमृत रूपी जल वर्षा करता है। प्रेमी के हृदय रूपी सागर में प्रेम रूपी अथाह जल होता है, जिसे इष्ट के निकट पहुंचाने की आवश्यकता होती है। बादल को कहा जा रहा है कि तुम परोपकारी हो। जिस प्रकार सागर के जल को अपने माध्यम से जीवनदायिनी जल के रूप में वर्षा करते हो, उसी प्रकार मेरे आंसुओं को लेकर भी तुम सुजान के आंगन में जा बरसो। कितनी अच्छी समर्पित कविता है प्रेम को ये। ठीक है, बस वह अलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर हो चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में सुजान के प्रति वह अंतिम क्षण तक वह विरक्त नहीं हो पाई, वह प्रेम करते ही रहे। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए देह बादल धारण करता है। ठीक है, बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों को सुख देता है। उसकी वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक के स्वरूप है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। ठीक है, बादल शरीर धारण करके सागर के जल को अमृत बना करके दूसरे के लिए एक एक बूंद करके जमीन को, धरती को समर्पित कर देता है और अपना अस्तित्व खो देता है। ठीक है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट करे। इस क्वेश्चन का भी तो हो ही गया है। अब कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये कभी कभी कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है, तो छोटे वर्ड में भी जानते हैं कि सुजान के आंगन में भी पहुंचाना चाहता है। कभी अपने प्रेयसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेम आंसुओं को पहुंचाने के लिए करता है। अपने दर्द में रहकर वह बादल से निवेदन करता है, मेरे आंसू को उनके आंगन में पहुंचा दो। वह उनके आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। ठीक है, हो गया। अब व्याख्या करें। यहाँ एक से दूसरों आंक नहीं, इसको व्याख्या करने का भी तरीका होता है। ठीक है, विस्तृत करके, छोटे से पंक्ति को विस्तृत करके लिखने का। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक कवि घनानंद द्वारा रचित अति सुदो स्नेह को मार्ग से है। ठीक है, इसके माध्यम से कभी प्रेमी और प्रेयसी का एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो की पहचान होती है, अलग अलग नहीं होती है, बल्कि दोनों मिलकर एक रूप स्थित हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है। ठीक है, यहाँ एक से दूसरों आंक नहीं, मतलब प्रेमी के हृदय में एक का ही स्थान होता है। सच्चा प्रेमी के हृदय में एक का ही स्थान होता है, दूसरे के लिए कोई जगह। जो एक बार प्रेम कर लिया सो कर लिया, जीवन भर उसी का स्थान उसके हृदय में बना रहता है। बार बार हर जगह प्रेम करना वह प्रेम नहीं होता है, उसका रूप और उसका परिभाषा कुछ और ही हो जाता है। ठीक है, कछु मेरी पीर ही अपर, इसकी भी व्याख्या करें तो कछु मेरी। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी लिखने का तरीका बता रहे हैं, सही तरीके से इस तरह से लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक कवि घनानंद रचित मोह असवनले वर्षों से, द्वितीय छंद से है, ये द्वितीय सवैया से है, पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि परोपकारी बादल से निवेदन किए हैं कि मेरे हृदय की पीड़ा को भी स्पर्श आप करें और मेरे विरह वेदना को प्रकट करने वाली आंसुओं को, माने मेरे आंसुओं को, मेरे दर्द भरे आंसू को अपने बादल में समाहित कर, अपने में समाहित कर मेरे प्रेयसी सुजान के आंगन तक पहुंचा आए वर्षा के रूप में। वह समझ जाएगी कि मैं कितना दर्द में हूँ, मैं कितना कष्ट में हूँ। ठीक है, और अब आइए यहाँ यहाँ आते हैं, ये आ गया वो। और सूफी कवियों में घनानंद की क्या समानता थी, ये हम बाद में करते हैं। यहाँ आते हैं, निम्नलिखित शब्द कविता में संज्ञा अथवा विशेषण के रूप में प्रयुक्त इनके प्रकार बताए। ठीक है, तो अब पहले संज्ञा अथवा विशेषण के रूप में, संज्ञा विशेषण बताना है इसका। तो पहले आप कॉपी नोटबुक में लीजिए और 3 लाइन लगाइए, इस तरह से लाइन लगाइए। ठीक है, यहाँ लिखिए शब्द, यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए
संज्ञा ऑब्लिक विशेषण, ठीक है, विशेषण ऑब्लिक विशेषण दे करके 2 लाइन दीजिए। फिर मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, ये 1 लाइन दिए, ठीक है। यहाँ लिखिए शब्द, यहाँ लिखिए शब्द, ठीक है, शब्द, और यहाँ लिखिए संज्ञा ऑब्लिक विशेषण, ठीक है, विशेषण, उसके अंडर इसको कीजिए और यहाँ लिखिए। अब यहाँ लिखिए क्या दिया है, सुधो, सुधो, ठीक है। अब सुधो हो गया तो ये क्या हुआ, सुधो हो गया कौन सा विशेषण, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखते चलेंगे। फिर यहाँ उसके बाद है क्या, मारग, मारग है, यहाँ देखिए मारग, मारग, मारग माने हो जाता है रास्ता, तो मारग देंगे। और मारग क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक। नेकू है तो नेकू हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, बांक है तो बांक हो जाएगा भाववाचक विशेषण, कपटी है तो कपटी हो जाएगा कपटी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, निशाक है गुणवाचक विशेषण, पार्टी है भाववाचक संज्ञा, पार्टी पाठ पढ़ना, पार्टी भाववाचक संज्ञा, यथार्थ भाववाचक संज्ञा, जीवनदायक गुणवाचक विशेषण, पीर भाववाचक विशेषण, हिया जातिवाचक विशेषण, विश्वासी गुणवाचक विशेषण, ठीक है, हो गया। और अब आइए, अब आ जाइए, आ जाइए, ये क्या है, अव्यय पदों का चयन करें और उनका अर्थ बताए। मतलब कविता में जो अव्यय वर्ड है उसको लिखें और उसका अर्थ बताएं, जो अव्यय है, ठीक है। तो ठीक है, अव्यय वर्ड लिखिए, अव्यय पहले, फिर आइए और दीजिए नंबर, भाषा की बात में लिखिए, और लिखिए भाषा की बात को भी अंडरलाइन करके अच्छे से लिखिएगा, डार्क करके। अब लिखिए 2 नंबर भाषा की बात से, और अव्यय पदों, यहाँ लिखिए अव्यय पद, हमको चुनना है अव्यय पद, ठीक है। और अव्यय पद चयन करें और उसका अर्थ, ठीक है, मतलब शब्द का अर्थ, कुछ ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हमको बताना है। अव्यय पद हो गया अति, अति हो गया, अति। अब फिर यहाँ लिख लिए हम, तो लिखिए अति, अति। अब इसका अर्थ होगा बहुत, बहुत, अव्ययवत, ठीक है। नहीं, नहीं, नहीं का मतलब न, यहाँ, यहाँ, स्थान, यहाँ हो जाएगा स्थान, यहाँ का मतलब स्थान, इस तरह से हमको करना है, ठीक है। अब आइए और सब चुन दें। नेकू, नेकू लिखिए, नेकू का मतलब होता है तनिक, तनिक। और तजी, तजी, तजी का अर्थ होगा छोड़ देना, अर्थ बताना, कुछ ऐसा शब्द है कविता में उसका अर्थ बताइए, ठीक है। अब यहाँ आइए, निम्नलिखित के कारक स्पष्ट करे, कारक चिन्ह 8 है ना, ये कारक, कारक पढ़ेंगे। फिलहाल आप लिखिए, व्याकरण का क्लास जब होगा तो मैं ये सब पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी आपकी पुस्तक में नोटबुक तैयार करना है तो इसको लिखना ही पड़ेगा। कारक, कारक पूछ रहा है, तो आप लिखिए यहाँ पे पहले कौन सा कारक है, तो फिर लाइन दीजिए, शब्द लिखिए, ठीक है, और कारक लिखिए, यहाँ कारक, ठीक है। अब शब्द कौन सा हो गया, स्नेह को मारक, स्नेह को मारक, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंध वाचक, शेषासी संबंध वाचक, संबंध वाचक कारक, ठीक है, संबंध कारक, इस तरह से लिखिए। और लिखिए प्यारे सुजान, ये हो जाएगा संबंध, ये भी संबंध कारक। उसके बाद मेरियो पीर, ये हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। हिय हो जाएगा अधिकरण कारक, अस्वन ही करण कारक, मो, मो मने कर्म कारक, कर्म, मो, मो मने कर्म कारक, ठीक है। ये देखिए आ गया वही शब्द, नेकू, तनिक, भी, सयानप, चतुराई, बांक, टेढ़ापन, आपनो, सरसों, रस बरसाओ, ये आपका हो गया कठिन शब्द, शब्द निधि, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। परजन्य, सयानप, बाकी हो गया। आज मैं आपको इस चैप्टर को क्लोज करूंगी, इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सब हो गया 2 वीडियो में, ये घनानंद कंप्लीट हो गया। और आगे मैं वीडियो, नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगी। 10th का पूरा करती हूँ सारा चैप्टर्स, फिर 9th का करूंगी, और उसके बाद जो है सो
व्याकरण, बीच बीच में व्याकरण का भी क्लास लूंगी, क्योंकि व्याकरण नहीं लेने की वजह से ना आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा। तो आपके पाठ्य पुस्तक गोधूली में 3 भक्ति कविता है, घनानंद, रसखान और गुरु नानक। ये तीनों का वीडियो मैं बना के आप लोग को देती हूँ। थैंक यू, मुस्कुराते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। बाय।